जो कुछ मुझे मालूम था वो मैंने बता दिया है, लेकिन अगर ये काम आज शाम तक ना हुआ तो तुम अपने ग्रुप समेत जिंदा दफन कर दिए जाओगे, समझे? जॉर्ज ने तेज लहजे में कहा। बेफिक्र रहे बॉस, काम हो जाएगा। आप इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं? हशमत ने कहा। तुम्हें रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद ब खुद इत्तला मिल जाएगी, जॉर्ज ने कहा और एक बार फिर उसने क्रिडल दबाकर टोन आने पर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रैंड होटल। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। जॉर्ज बोल रहा हूँ, सैफ खान से बात कराओ, जॉर्ज ने तेज लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करे। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, सैफ खान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। जॉर्ज बोल रहा हूँ सैफ खान, जॉर्ज ने कहा। तुमने अभी तक माल नहीं भिजवाया, पार्टी बार बार मालूम कर रही है। दूसरी तरफ से कहा गया। माल पकड़ा गया है सैफ खान, इसलिए फौरी डिलीवरी नहीं हो सकती, मैंने इसीलिए फोन किया है, जॉर्ज ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? माल पकड़ा गया है, ये कैसे हुआ? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। कारोबारी रकाबत की वजह से ऐसा हुआ है, मुखबरी हो गई है, बहरहाल मैंने सब कुछ संभाल लिया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन माल अब फौरी नहीं मिल सकता, जाहिर है कुछ दिन तो लग जाएंगे, जॉर्ज ने कहा। कितने दिन? दूसरी तरफ से पूछा गया। कम से कम 1 माह। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी रकम तुम्हें वापस मिल सकती है, जॉर्ज ने कहा। और नहीं जॉर्ज, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या 10-12 दिनों में काम नहीं हो सकता? सैफ खान ने कहा। नहीं, जो मैंने कह दिया है वो फाइनल है, जॉर्ज ने कहा। ओके ठीक है, क्योंकि तुम जैसा माल और कोई सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरी है, बहरहाल मैं पार्टी को मुतमईन कर लूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया। तो जॉर्ज ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया, लेकिन चंद लम्हों बाद उसने फिर रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वॉकर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से वही आवाज सुनाई दी जिसने पहले टाइगर और इमरान के बारे में इत्तला दी थी। जॉर्ज बोल रहा हूँ वॉकर, जॉर्ज ने कहा। ओ तुम कैसे फोन किया है? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। तुम अपने आदमियों को कह दो कि वो अलास्का होटल और किंग रोड के फ्लैट की निगरानी करते रहे, मैंने उन दोनों की फौरी हलाकत के अहकाम दे दिए हैं। जैसे ये दोनों हलाक हो, तुमने इसी नंबर पर मुझे इत्तला देनी है, क्योंकि मैं अपने आदमियों को ये खुफिया नंबर नहीं दे सकता, जॉर्ज ने कहा। ठीक है, मैं इत्तला कर दूंगा। क्या तुमने हशमत खान और उसके ग्रुप को उस काम पर लगाया है? वॉकर ने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे इल्म हुआ है? जॉर्ज ने चौंक कर पूछा। मेरा अंदाजा था, बहरहाल ठीक है, ये ग्रुप शायद काम दिखा जाए, वॉकर ने कहा। जरूर दिखाएगा, तुम बेफिक्र रहो, बहरहाल तुमने मुझे इत्तला देनी है ताकि मैं फिर अपना मामूल का काम कर सकूं, जॉर्ज ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और जॉर्ज ने इस बार इत्मीनान भरे अंदाज में रिसीवर रख दिया और फिर मेज पर मौजूद शराब की बोतल उठाकर उसने मुंह से लगा ली। इमरान ने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो उस बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। उस बिल्डिंग में सिद्दीकी का फ्लैट था और इमरान इस वक्त सिद्दीकी से ही मिलने आया था। सिद्दीकी के फ्लैट का दरवाजा बंद था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? अंदर से सिद्दीकी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। अली इमरान, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुल गया। आइए आइए, आपकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। सिद्दीकी ने सलाम दुआ के बाद एक तरफ हटते हुए मुस्कुराकर कहा, यानी दूल्हा की? वाह, दुल्हन बारात गवाह सब मौजूद है, बहुत खूब। इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो सिद्दीकी दरवाजा बंद करते हुए बेख्तियार हंस पड़ा। और स्टार्स की मीटिंग हो रही है और ट्विंकल स्टार के बगैर बेचारे 4 स्टार्स को कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सिद्दीकी ने कहा तो उसके इस खूबसूरत फिक्रे पर इमरान भी बेख्तियार हंस पड़ा। मतलब है कि ब्लाइंड स्टार्स, वाह क्या खूबसूरत इस्तिलाह है, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। या आप किसे ब्लाइंड स्टार कह रहे हैं इमरान साहब? कमरे में मौजूद नोमानी ने कहा। वो सब इमरान की आमद पर उठ खड़े हुए थे तो सिद्दीकी ने सारी बात बता दी और वो सब हंस पड़े। ये मीटिंग किस सिलसिले में हो रही है? अगर तो किसी नेक मकसद के लिए हो रही है तो ठीक है, वरना। इमरान बात करते करते खामोश हो गया। वरना क्या? सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा। वरना मैं अपने कान बंद कर लूंगा, इमरान ने जवाब दिया, और मुंह खोल लूंगा। खावर ने तुर्की ब तुर्की कहा और कमरा बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा। इमरान भी खावर के इस जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा था। इमरान साहब, हम इस पॉइंट पर बात कर रहे थे कि चौहान की वजह से जो मिशन सामने आया है इस सिलसिले में बाकायदगी से काम किया जाए, लेकिन हमारे पास काम करने के लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, सिद्दीकी ने इस बार इंतहाई संजीदगी से कहा। क्यों नहीं है? यहाँ दारुल हुकूमत में वीडियो कैसेटों की दुकानें हशरातुल अर्श की तरह फैली हुई हैं। वहाँ से पता चलाओ कि काली फिल्में कहाँ से आती है, फिर उन्हें पकड़ो और आगे बढ़ते चले जाओ, इमरान ने कहा। हमने ऐसा करके देख लिया है, एक भी दुकान ऐसी नहीं है जिसने ऐसी फिल्मों की मौजूदगी की हामी भरी हो, बल्कि जिससे भी बात की है उसने इस तरह कानों को हाथ लगाए हैं और इस कदर खुशबू खुशबू से लाहौल पड़ा है कि उल्टा हमें शर्मिंदा होना पड़ा है।
सिद्दीकी ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हें तो कोई मरकर भी नहीं बताएगा, इमरान ने हंसते हुए कहा। क्यों? सबने चौंक कर पूछा। तुम्हारे मखसूस कदो कामत, तुम्हारा मखसूस अंदाज, इसके बावजूद कोई अहमक ही इस मामले में तुमसे बात करेगा। वो तुम्हें देखते ही समझ जाते होंगे कि तुम्हारा ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से है, और बहरहाल ऐसी फिल्में रखना भी संगीन जुर्म है। इमरान ने कहा तो सबने उस अंदाज में सर हिला दिए जैसे इमरान की बात की तस्दीक कर रहे हो। ओ, इस बात का तो वाकई हमें ख्याल तक न आया था, सिद्दीकी ने कहा। इमरान साहब, हमें अखबार से मालूम हुआ है कि रजान जजीरे पर सुपर फैयाज ने छापा मारा है और वहाँ से मंशियात, असला और गैर मुल्की शराब के साथ साथ ऐसी लड़कियां भी मिली हैं जिन्हें मुख्तलिफ जगहों से अगवा किया गया था। क्या ये वही सिलसिला है जिसमें चौहान जख्मी हुआ था? खावर ने कहा। हाँ, फोर्ट टाउन से जिस लड़की को अगवा किया गया था वो भी दस्तयाब हो गई है। उसे एक आदमी विक्टर ने वहाँ के गुंडे सलामों के जरिए अगवा किया था, और विक्टर ही वो आदमी था जिसने चौहान पर फायरिंग की थी। टाइगर ने उस विक्टर को ट्रेस किया और फिर वो उसे ट्रेस करते हुए रजान जजीरे पर पहुंच गया, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने वहाँ के बारे में तफसील बता दी। लेकिन सुपर फैयाज कैसे वहाँ पहुंच गया था कि टाइगर ने कॉल किया था उसे? सिद्दीकी ने पूछा। नहीं, टाइगर ने वहाँ मौजूद तमाम मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया और फिर उसने ट्रांसमीटर पर मुझे तफसील बताई तो मैंने सुपर फैयाज को वहाँ भिजवा दिया था, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन विक्टर से तो मालूम हो गया होगा कि आगे क्या सिलसिला है? खावर ने पूछा। हाँ, एक आदमी जॉर्ज के बारे में मालूम हुआ है कि असल आदमी वही है। रजान जजीरे पर भी उसी का ही सिलसिला था। वो मकामी होटल का मालिक है। फिर बाद में टाइगर वहाँ गया था, लेकिन वो गायब हो चुका था। जाहिर है उसे रजान जजीरे के बारे में इत्तला मिल गई होगी और उसके किसी आदमी को भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अगर वो मेन आदमी है तो उसे तलाश किया जा सकता है, सिद्दीकी ने कहा। मैंने टाइगर के जिम्मे लगा दिया है, उसे तलाश कर रहा है। वो चूंकि जेर जमीन दुनिया में काम करता है इसलिए वो ज्यादा आसानी से उसे ट्रेस कर लेगा, इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक फोन की घंटी बज उठी और सिद्दीकी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सिद्दीकी बोल रहा हूँ, सिद्दीकी ने कहा। जूलिया बोल रही हूँ सिद्दीकी, क्या तुम्हें मालूम है कि इमरान कहाँ है? दूसरी तरफ से जूलिया ने इंतहाई तशवीशनाक लहजे में पूछा। क्यों, खैरियत? ये आज इमरान साहब की तलाश क्यों हो रही है? सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान के फ्लैट पर हमला हुआ है और सुलेमान को गोलियां मारकर शदीद जख्मी किया गया है और सुलेमान अब स्पेशल अस्पताल में है। चीफ ने मुझे कॉल करके हुक्म दिया है कि मैं इमरान को तलाश करूं, इसलिए मैं सबके फ्लैट्स पर फोन कर रही हूं। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान समेत सब बेख्तियार उछल पड़े। इमरान बोल रहा हूँ जूलिया, ये क्या कह रही हो तुम? इमरान ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। ओ, तुम यहाँ हो, शुक्र है कि तुम मिल गए। तुम्हारे फ्लैट पर किसी ने सुलेमान पर फायरिंग करके उसे शदीद जख्मी कर दिया है। तुम फौरन स्पेशल अस्पताल पहुंचो, सुलेमान वही है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर पटका और उठकर बिजली की सी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी कार तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई स्पेशल अस्पताल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। सुलेमान के शदीद जख्मी होने की खबर सुनकर उसके जहन में मुसलसल धमाके हो रहे थे और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो ट्रैफिक से बेनियाज इंतहाई तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार स्पेशल अस्पताल पहुंच गई। उसने एक झटके से कार रोकी और फिर बाहर निकलकर वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और फिर डॉक्टर सिद्दीकी उसे बरामदे में ही मिल गए। डॉक्टर साहब, सुलेमान का क्या हाल है? इमरान ने इंतहाई बेचैन से लहजे में पूछा। वो शदीद जख्मी हुआ है, उसे 4 गोलियां लगी है जिनमें से 2 इंतहाई खतरनाक थी। उसका ऑपरेशन कर दिया गया है, वैसे अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, डॉक्टर सिद्दीकी ने जवाब दिया। तो इमरान ने यूं सांस लिया जैसे ये खबर सुनने के बाद वो पहली बार सांस ले रहा हो। क्या वो होश में है? इमरान ने पूछा। हाँ, आओ, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद इमरान कमरे में दाखिल हुआ तो सुलेमान बेड पर लेटा हुआ था। उसके जिस्म पर कंबल था। कमरे में 2 डॉक्टर और 2 नर्सें मौजूद थी, जबकि खून की बोतल भी स्टैंड पर लटकी हुई थी। सुलेमान का चेहरा जर्द था और उसने आंखें बंद की हुई थी। सुलेमान, इमरान ने करीब जाकर कहा तो सुलेमान ने आंखें खोली और फिर इमरान को देखकर उसने आंखों में चमक सी लहराई। आप आगे साहब, खुदा का शुक्र है कि आप बच गए, सुलेमान ने आहिस्ता से कहा। क्या कह रहे हो? खुदा का शुक्र तो मुझे अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया है, नई जिंदगी दी है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो आपको हलाक करने आए थे साहब, सुलेमान ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। आप साहबान जरा बाहर जाएं, इमरान ने डॉक्टर और नर्सों से कहा तो वो सब खामोशी से कमरे से बाहर चले गए क्योंकि वो सब इमरान को अच्छी तरह जानते थे। हाँ, अब बताओ क्या हुआ था? कौन मुझे हलाक करने आया था? इमरान ने कहा। और फिर इससे पहले कि सुलेमान कोई जवाब देता, दरवाजा खुला और डॉक्टर सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ।
इमरान साहब, सुलेमान की हालत अभी पूरी तरह नहीं संभल सकी, इसलिए आप ज्यादा देर उससे बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। ठीक है, मैं समझता हूँ, आपकी मेहरबानी, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर सिद्दीकी सर हिलाते हुए वापस चले गए। अब तो मुख्तसर लफ्जों में बता दो सुलेमान, इमरान ने कहा। मैं मार्केट से वापस आया और अभी मैं किचन में पहुंचा ही था कि कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। मैं वापस गया। मैंने पूछा कि कौन है, तो किसी ने बाहर से पूछा कि क्या तुम अली इमरान हो। मैंने ये सुनकर दरवाजा खोला तो बाहर एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला ओबाश सा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थी। उसने मुझे गौर से देखा। न जाने उसकी नजरों में क्या था कि मेरे जिस्म के अंदर खौफ की लहर सी दौड़ गई। तुम हो अली इमरान, उस आदमी ने कुर्राते हुए लहजे में कहा। हाँ, क्यों? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया तो उसने बिजली की सी तेजी से जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर इससे पहले कि मैं संभलता उसने मुझ पर फायर खोल दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में जलते हुए अंगारे घुस गए हों। उसके साथ ही मेरे जहन पर अंधेरा सा छा गया और मेरा सांस गले में अटक गया। फिर मुझे होश आया तो मैं यहाँ मौजूद था। डॉक्टर सिद्दीकी ने मुझे बताया कि टाइगर मुझे यहाँ छोड़ गया है, फिर आप आ गए, सुलेमान ने कहा और इस तरह लंबे लंबे सांस लेने लगा जैसे वो इतनी सी बात करके बुरी तरह थक गया हो। उसने आंखें बंद कर ली थी। फिर तो वाकई हमला मुझ पर हुआ था और जख्मी तुम हो गए। बहरहाल अब तुम मुतमईन रहो, अब मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगा, इमरान ने कहा और उठकर कमरे से बाहर आ गया। सुलेमान को यहाँ टाइगर छोड़ गया है डॉक्टर सिद्दीकी साहब, इमरान ने डॉक्टर सिद्दीकी के दफ्तर में पहुंचकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जी हाँ, वो ऑपरेशन के दौरान भी यहाँ रहा है। मैंने उसे बाहर आकर बताया कि अब सुलेमान खतरे से बाहर है, तो फिर वो गया है। फिर मैंने चीफ को इत्तला दी, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। आपके ऑफिस में ट्रांसमीटर मौजूद है? इमरान ने पूछा। ट्रांसमीटर? नहीं, यहाँ ट्रांसमीटर का क्या काम? डॉक्टर सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर को कॉल करना था। ठीक है, मैं कार के ट्रांसमीटर से कॉल कर लूंगा। आप सुलेमान का ख्याल रखें, इमरान ने उठते हुए कहा। यह भी कोई कहने की बात है इमरान साहब, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और इमरान उन्हें खुदा हाफिज कहकर दफ्तर से बाहर आया और फिर तेजी से अस्पताल से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसी लम्हे दो कारें अंदर दाखिल हुई और इमरान चौंक पड़ा क्योंकि ये नुमानी और सिद्दीकी की कारें थी। क्या हाल है सुलेमान का इमरान साहब? सिद्दीकी ने कार से बाहर आते ही इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। बाकी साथी भी बाहर आ गए थे, उनके चेहरों पर भी परेशानी थी। अल्लाह का शुक्र है, अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, इमरान ने जवाब दिया और सबने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ पता चला कि किसने हमला किया है और क्यों? खबर ने पूछा। असल में हमला मुझ पर हुआ है, लेकिन निशाना सुलेमान बन गया है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने सुलेमान की बताई हुई तफसील दोहरा दी। ये कौन हो सकता है इमरान साहब? सिद्दीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो कुछ सुलेमान ने बताया है उसने लगता है कि हमला आवर जेर जमीन दुनिया का आदमी था और शायद इसलिए वो मेरा चेहरा ना पहचानता था। इसलिए हो सकता है कि उस जॉर्ज ग्रुप के लोग होंगे। उन्हें किसी तरह इत्तला मिल गई होगी कि रजान जजीरे पर रेड टाइगर ने किया है और टाइगर मेरा आदमी है, इमरान ने कहा। फिर तो टाइगर भी खतरे में होगा, उसे इत्तला मिलनी चाहिए, सिद्दीकी ने कहा। वही तो सुलेमान को यहाँ छोड़ गया है, वरना तो शायद सुलेमान को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज्यादा वक्त लग जाता और उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। मैं कार के ट्रांसमीटर से ही टाइगर को कॉल करने आ रहा था कि उसे तफसील पूछूं कि तुम लोग आ गए, इमरान ने जवाब दिया। मेरे पास ट्रांसमीटर है, सिद्दीकी ने कहा और जेब से एक छोटा लेकिन जदीद साख का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकालकर उसने इमरान के हाथ में दे दिया। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे सामने मैं टाइगर से बात करूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अगर वाकई ये हमला उस जॉर्ज की तरफ से हुआ है तो फिर ये 4 स्टार्स का केस है, सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। यानी तुमने जबरदस्ती 4 स्टार्स का केस बना लिया है इसे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सिद्दीकी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान ने ट्रांसमीटर पर टाइगर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो अली इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, टाइगर अटेंडिंग यू बॉस, क्या सुलेमान के बारे में आपको इत्तला मिल गई है? ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, मैं अस्पताल से ही कॉल कर रहा हूँ, तुम कहाँ मौजूद हो इस वक्त? ओवर, इमरान ने पूछा। मैं इस वक्त एक गेम क्लब के बाहर मौजूद हूँ बॉस, रॉबर्ट गेम क्लब। सुलेमान पर हमला करने वाले के बारे में इत्तला मिली है कि उसका ताल्लुक गेम क्लब से है। ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। तुम मेरे फ्लैट पर कैसे बरोक्त पहुंच गए थे, तफसील बताओ? ओवर, इमरान ने कहा। बॉस, मैं किंग रोड पर गुजर रहा था, ट्रैफिक काफी था, इसलिए मैं अपने ख्याल में था कि अचानक मेरी नजरें आपके फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने वाले एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी जेर जमीन दुनिया का आदमी लगता था, लेकिन इस दौरान मैं ट्रैफिक की वजह से काफी आगे निकल गया था, लेकिन ये आदमी मेरे जहन में था। मैंने आगे जाकर चौक पर गाड़ी को टर्न दिया और वापस आकर मैंने गाड़ी सीढ़ियों के पास रोकी। मेरा ख्याल था कि वो आदमी अभी ऊपर ही होगा। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया तो मैंने दरवाजे के पास राहदारी में ही सुलेमान को पड़े हुए देखा। उस पर फायरिंग की गई थी और वो शदीद जख्मी था। मैं सब कुछ भूल गया।
मैंने सुलेमान को उठाया और सीढ़ियों से नीचे आकर उसे कार में डाला और सीधा स्पेशल अस्पताल ले आया। यहाँ डॉक्टर सिद्दीकी ने उसका ऑपरेशन किया। मैं बाहर मौजूद रहा। फिर जब डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया कि सुलेमान खतरे से बाहर आ गया है तो मैं अस्पताल से बाहर आया और एक फोन बूथ से मैंने आपके फ्लैट पर फोन किया, लेकिन वहाँ कॉल अटेंड न की गई। तो मैंने राना हाउस फोन किया, आप वहाँ भी मौजूद न थे। तो फिर मैंने चीफ को फोन करके उन्हें सुलेमान के बारे में इत्तला दी। चीफ ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हमला आवर को तलाश करूं। चुनांचे मैं अस्पताल से वापस आपके फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था और फिर नीचे उतरकर मैंने इधर उधर से पूछगछ शुरू की तो सड़क की दूसरी तरफ एक होटल के बैरे ने मुझे बताया कि एक कार वहां आकर रुकी थी जिसमें 4 अफराद थे और वह सभी खतरनाक बदमाश लग रहे थे। फिर वो उसी कार में बैठे रहे। फिर उनमें से एक उतरकर सड़क क्रॉस करके आपके फ्लैट पर गया और फिर वापस आकर कार में बैठ गया और कार आगे बढ़ गई। उस बैरे ने कार के नंबर वगैरह तो ना देखे थे, अलबत्ता एक आदमी का हुलिया उसने बताया। तो मुझे याद आ गया कि उस आदमी को मैं जानता हूँ, उसका नाम फिल्की है और वो अक्सर होटल ओरेगा में नजर आता है। मैं वहाँ पहुंचा और वहाँ जब मैंने मालूमात हासिल की तो पता चला कि उसका ताल्लुक रॉबर्ट गेम क्लब से है। वो वहीं उठता बैठता है। चुनांचे मैं यहाँ पहुंचा लेकिन वो यहाँ मौजूद न था और अब मैं उसके इंतजार में यहाँ मौजूद हूँ कि आपकी कॉल आ गई है, ओवर। टाइगर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, यह हमला सुलेमान पर नहीं मुझ पर किया गया है, ओवर, इमरान ने कहा और फिर उसने सुलेमान से होने वाली बातचीत दोहरा दी। ओ, मैं भी हैरान था कि उन लोगों का सुलेमान से क्या ताल्लुक हो सकता है। इसका मतलब है बॉस कि वो लोग आपके इंतजार में वहाँ मौजूद थे, ओवर, टाइगर ने कहा। हाँ, और यकीनन कोई पेशावर कातिलों का ग्रुप होगा जिसे मेरे कत्ल का टास्क दिया गया होगा और ये हरकत यकीनन उस बादशाह, विक्टर और जॉर्ज के ग्रुप की हो सकती है। मुझे यकीन है कि मेरे साथ साथ तुम पर कातिलाना हमले का हुक्म भी दिया गया होगा। बहरहाल ये रॉबर्ट गेम क्लब कहाँ है ताकि अब इस ग्रुप को ट्रेस किया जाए, वरना उन्हें जैसे ही इत्तला मिलेगी कि मेरे बजाय सुलेमान पर हमला हुआ तो वो यकीनन फिर हमला करेंगे, ओवर, इमरान ने कहा। यस बॉस, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने रॉबर्ट गेम क्लब के बारे में तफसील बता दी। मैं वहाँ आ रहा हूँ, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे वापस सिद्दीकी के हवाले कर दिया। इमरान साहब, हम भी चले आपके साथ, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, जब वाज़ेह हो जाएगी तो मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगा, इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया और इमरान अपनी कार की तरफ बढ़ गया। होटल अलास्का से कुछ फासले पर एक पुराने मॉडल की कार सड़क के किनारे मौजूद थी जिसमें 3 अफराद सवार थे। वो सब अपने हुलिये और लिबास से जेर जमीन दुनिया के अफराद ही लगते थे। ये टाइगर न जाने कब आए फ्लैट में और कब तक हमें यहाँ रुके रहना होगा, उगबी सीट पर बैठे हुए एक नौजवान ने उकताए हुए लहजे में कहा। वो भी जेर जमीन दुनिया का आदमी है, इसलिए हो सकता है कि वो सारी रात ही ना आए। मेरा ख्याल है कि हमें उसे तलाश करना चाहिए। मकसद तो उसे हलाक करना है, ये काम कहीं भी किया जा सकता है, उगबी सीट पर बैठे हुए आदमी ने कहा। लेकिन कहाँ तलाश किया जाए, मसला तो यही है। इस बार ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने कहा। उसका हुलिया तो मालूम हो गया है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, उगबी सीट पर बैठे हुए उस आदमी ने कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, एक कार तेजी से उनके करीब आकर रुक गई और वो तीनों चौंक पड़े। क्या हुआ बर्टी, टाइगर का ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने खिड़की से सर बाहर निकालकर पूछा। इंतजार बॉस, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने बड़े मौदबाना लहजे में जवाब दिया। हम तो अपना काम कर आए हैं, उस ड्राइवर ने कहा। तो बर्टी और उसके साथी चौंक पड़े। क्या हुआ बॉस, क्या वो हाथ लग गया था अली इमरान, बर्टी ने कहा। हाँ, वो फ्लैट पर मौजूद न था, फ्लैट को ताला लगा हुआ था। हम इंतजार करते रहे, फिर वो पैदल ही कहीं से आया, उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था, वो फ्लैट पर चला गया। मैं उसके पीछे गया और उसने कहा कि वो अली इमरान है, तो मैंने उस पर फायर खोल दिया। इत्मीनान से वापस चला आया, बॉस ने जवाब देते हुए कहा। सारथी का ख्याल है कि यहाँ इंतजार करने की बजाय हमें उस टाइगर को तलाश करना चाहिए, वो भी जेर जमीन दुनिया का ही आदमी है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वरना हो सकता है कि वो सारी रात यहाँ ना आए, बर्टी ने कहा। सारथी कह तो ठीक रहा है, लेकिन सारे शहर में उसे कहाँ तलाश किया जाए, बॉस ने कहा। बॉस, मेरा ख्याल है कि एंथोनी के जिम्मे ये काम लगाया जाए, उसके मुखबिर हर जगह मौजूद होते हैं, वो उस टाइगर को जानता भी होगा, इसलिए फौरन उस टाइगर को तलाश कर लेगा। इस बार बॉस की कार की उगबी सीट पर बैठे हुए एक नौजवान ने कहा। हाँ ठीक है, फिर आओ वापस अपने अड्डे पर चलते हैं, वहाँ से एंथोनी को कॉल कर लेंगे और एंथोनी भी हमें वही कॉल करके बता देगा, बॉस ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने कार आगे बढ़ा दी। तो बर्टी ने भी कार स्टार्ट की और वो भी बॉस की कार के पीछे चल पड़ा। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक क्लब के कंपाउंड गेट में दाखिल हुए। इमारत पर एक बड़ा सा नियॉन साइन जल बुझ रहा था जिस पर ऑस्टर क्लब के अल्फाज मौजूद थे। उन्होंने कारें क्लब की इमारत की दाएं साइड की तरफ मोड़ दी और फिर साइड में पहुंचकर वो एक और छोटी सी इमारत के खुले गेट में दाखिल हो गए।
यहाँ मुसल्ला अफराद मौजूद थे। कारें रुकते ही वो सब नीचे उतरे। वहाँ मौजूद मुसल्ला अफराद उन्हें देखकर मुस्तैद हो गए थे। बॉस आगे आगे चल रहा था और फिर वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। ये कमरा सिटिंग रूम के अंदाज में सजा हुआ था। बर्टी, तुम अलमारी से शराब की बोतलें निकालो, मैं एंथनी को कॉल कर लूं, बॉस ने कहा और फिर वो साइड पर पड़े हुए फोन की तरफ बढ़ गया। फोन वाली मेज के साथ ही एक कुर्सी भी मौजूद थी। बॉस उस कुर्सी पर बैठ गया और उसने रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एंथनी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हशमत बोल रहा हूँ एंथनी, ऑस्टर क्लब से, बॉस ने जवाब देते हुए कहा। ओ तुम, खैरियत, कैसे फोन किया है? इस बार दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। देर जमीन दुनिया में एक आदमी काम करता है, उसका नाम टाइगर है, क्या तुम उसे जानते हो? हशमत ने कहा। टाइगर? हाँ, क्यों? दूसरी तरफ से कहा गया। उसे तलाश करना है कि इस वक्त वो कहाँ है, क्या तुम ये काम कर सकते हो या ओल्ड बर्ड को कॉल करूं? हशमत ने कहा। वो तो तुम्हारी मर्जी है हशमत, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें टाइगर से क्या काम पड़ गया है? दूसरी तरफ से कहा गया। मैंने उसे एक अहम काम देना है और वो भी फौरी, इसलिए उसे तलाश कर रहा हूँ। बोलो कितनी देर लगेगी तुम्हें उसे ट्रेस करने में और क्या मुआवजा लोगे? हशमत ने कहा। 1 घंटे में वो ट्रेस हो जाएगा, मुआवजा 10,000 रुपए होगा, एंथनी ने कहा। ओके, उसे तलाश करो और जहाँ भी वो हो मुझे इत्तला दो, लेकिन ख्याल रखना कि इतना वक़्त मौजूद हो कि मैं उससे राब्ता कर सकूं। लेकिन एक और बात का तुम्हें ख्याल रखना होगा कि उसे मालूम ना हो सके कि मैं उसे तलाश कर रहा हूँ। हशमत ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये बता दूं हशमत कि टाइगर ज़ेर ज़मीन दुनिया का इंतहाई खतरनाक आदमी समझा जाता है, एंथनी ने कहा।